राघव बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे चाचा इतने मक्कार निकलेंगे, इतने लोभी लालची किस्म के इंसान है वो कि तेरे पापा के जाते ही उन्होंने हमारे हिस्से की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। अरे इसीलिए मैं तेरे पापा से कहती थी कि अपने जीते जी सबका हिस्सा बंटवारा सामने से करवा दीजिए, बाद में यही सब झंझटों का सामना करना पड़ेगा हमें। लेकिन तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भाई भक्त बने बैठे थे। लेकिन माँ, बेचारे पापा भी क्या कर सकते थे, दादाजी भी तो तैयार नहीं थे ना हिस्सा बंटवारा के लिए। उनका तो यही कहना था कि हिस्सा बंटवारा उनके जीते जी नहीं होगा, उनके मरने के बाद चाहे जो भी हो। हाँ बेटा, तेरे दादा और पापा तो चले गए और ये जी का झंझाट हमारे सिर पर छोड़ गए। लेकिन माँ, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हम। मैं तो कहता हूँ कि हम पुलिस की सहायता लेते हैं। हाँ बेटा, कुछ न कुछ तो करना होगा। अरे वो हमारे हिस्से की जमीन है। ठीक है माँ, आज मैं अपने गांव के मुखिया को लेकर जाता हूँ थाना, पता तो करूँ कि आखिर कैसे हमारी जमीन हमें वापस मिलेगी। देखिए जी, जो भी कीजिएगा बहुत समझदारी से कीजिएगा, क्योंकि चाचा जी बहुत ही खूंखार इंसान है, वह खून खराबे से नहीं डरते हैं। मधुबाला, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं अकेला नहीं, मेरा छोटा भाई भी तो मेरे साथ है ना। मैं आज ही उसे शहर से बुला लेता हूँ। बेटा, पहले तो तू सरपंच चाचा के साथ थाना जा। हाँ माँ। ये है शांति जी। शांति जी के पति के स्वर्गवास को अभी 1 वर्ष ही हुआ है। शांति जी के पति और उनके भाई की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन बंटवारा से पहले ही शांति जी के पति का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन शांति जी का देवर बहुत ही लालची और बेईमान इंसान था। संपत्ति के सारे कागजात शांति जी के देवर के पास हुआ करता था, और अपने बड़े भाई के स्वर्गवास के बाद तो शांति जी का देवर बहुत ही लालची और बेईमान हो गया था। वो अपने भाई का हिस्सा भी खुद हड़पना चाहता था। शांति जी के 2 बेटे थे। एक बेटा गांव में ही रहकर खेती किसानी का काम संभालता था, और दूसरा बेटा शहर में रहकर किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। कैसे कैसे लालची मक्कार लोग हैं इस दुनिया में। अरे ऐसा कैसा लालच है उनका जो अपने भाई की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये कितने गुस्से में गए हैं। बहू, अरे कब तक हम लोग डर के बैठे रहेंगे? हमारी संपत्ति तो हमें वापस चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। और तू चिंता मत कर, मेरा बेटा बहुत ही समझदार और सूझबूझ से काम करता है। वह कभी भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं होने देगा। जो भी करेगा वो शांति से करेगा। मम्मी, मम्मी पापा कहाँ गए? बेटा, पापा किसी काम से गए हैं, अभी आते होंगे। चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। ठीक है मम्मी। मैं अपने हिस्से की संपत्ति तो लेकर रहूंगी। ऐसे कैसे वो हमारी संपत्ति हड़प सकते हैं? जिज्जी, जिज्जी। अरे सुनीता, तू यहाँ क्यों आई है? देखिए जिज्जी, धन संपत्ति अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपसे अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। मैं तो आपके देवर से छुपते छुपाते यहाँ पर आई हूँ। अरे तुझे आने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों आई है तू यहाँ? देखिए जिज्जी, आप तो शुरू से ही जानती है ना, मुझे धन संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा रिश्ते नाते ही सर्वोपरि रहे हैं। लेकिन आप अपने देवर को अच्छी तरीके से जानते हो ना जिज्जी, वो कितने लालची किस्म के इंसान है। मैंने और मेरी बेटी ने आपके देवर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संपत्ति में आप लोगों का भी बराबर का हक है। लेकिन वो नास पीटा तो समझने को तैयार नहीं है ना। अरे कितना मक्कार, कितना बेईमान इंसान है वो। हाँ जीजी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोग हमसे रिश्तेदारी खत्म मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा से आपको अपना आदर्श माना है और आगे भी मानती रहूंगी। हाँ सुनीता, तू चिंता मत कर। भला तुझसे मेरी क्या दुश्मनी है? तेरी क्या गलती है इसमें? जी, एक और बात मैं आपको बताने आई हूँ। क्या बात है? अरे हमारे ही गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो आपका देवर का साथ दे रहे हैं सारी संपत्ति हड़पने में। मैं तो आपको सलाह देना चाहती हूँ जीजी कि आप लोग भले थोड़े बहुत रुपए पैसे खर्च कीजिए, लेकिन किसी अच्छे वकील और पुलिस का सहारा लीजिए, ताकि आप आधी संपत्ति खुद अपने नाम पर करवा पाए, क्योंकि आपके देवर ने फर्जी कागजात बनाने की तैयारी भी कर दी है। ठीक है सुनीता, तू चिंता मत कर, वैसे भी झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। ठीक है जीजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुनीता, तू अपना ख्याल रखना। हाँ जीजी। कितनी अच्छी और कितनी ईमानदार है ये सुनीता, और वो नास पिता काली नाग है, नाग जो अपनों को भी डसने के लिए एक पल भी नहीं सोचता। माँ, माँ। हाँ क्या हुआ बेटा, कुछ बात बनी? माँ, मैं जिसके पास भी मदद के लिए गया, सबका यही कहना है कि चाचा बहुत ही दबंग इंसान है और गुंडों की संगति है उनकी। ऐसे सीधे सीधे तो जमीन नहीं दे सकते वो हमें। तो क्या करे बेटा? मैंने कुछ सरकारी लोगों की मदद मांगी माँ, तो उन लोग कम से कम 10 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं जमीन हमारे नाम करवाने पर। लेकिन ऐसे कैसे बेटा, हमारी जमीन और हम क्यों घूस दे किसी को? माँ, यहाँ हम कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि चाचा ने जालसाजी से
वो सारी जमीन अपने नाम पर करवा ली है और हमारे पास ना ही कोई पुख्ता सबूत है और ना ही कोई कागजात है। इसलिए जमीन वापस चाहिए तो कम से कम 10 लाख रुपए की व्यवस्था तो हमें करनी होगी। ठीक है बेटा, वैसे भी उस जमीन की कीमत नई में 50 लाख रुपए तो होगी ही। अगर 50 लाख रुपए की जमीन पाना है तो 10 लाख रुपए तो खर्च करना होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम हमारे पास अभी आएगी कहाँ से बेटा? हाँ माँ, रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, कैसे भी करके 10 लाख रुपए तो जुटाने पड़ेंगे। माँ एक काम करते हैं, अभी हम सबके खातों में देख लेते हैं कि कितने रुपए की व्यवस्था हो पाती है। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ मेरे पास कितने नगद रुपए रखे हैं। अपनी जमीन वापस पाने के लिए शांति जी और उनका बेटा बस रुपयों के बंदोबस्त में लग जाते हैं। काफी जद्दोजहद करने के बाद उन लोगों के पास सिर्फ 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो पाती है। हे भगवान, मेरे पास तो बस 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था है और इन जेवरों को बेचूंगी तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। ऐसे करके 3 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो ही गई। माँ। हाँ बेटा, रुपयों की व्यवस्था हो गई क्या? माँ मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं और मेरे पास 3 है बेटा, कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो गई। अब 5 लाख रुपए और जुटाने हैं हमें। ठीक है माँ, हम लोग छोटे को भी फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बेटा, इस तरह से 5 लाख रुपए की व्यवस्था होने के बाद शांति जी के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को शहर से फोन करके बुला लिया था। नवीन, तुम बताओ बेटा, तुम्हारे पास कितने लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी? माँ मेरे पास ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो पाएगी। आपको तो मालूम ही है ना, अभी मैंने शहर में छोटा सा घर खरीदा है, उसी में मेरी सारी सेविंग लग गई है। कुल मिला के 6 लाख रुपए हो गए माँ, बस 4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है हमें। भैया क्या उन लोगों ने गारंटी ली है कि वो लोग हमें जमीन वापस दिला देंगे? हाँ छोटे, गारंटी ली है, अगर काम नहीं होगा तो वो लोग रुपए हमें वापस कर देंगे। वो लोग लिख कर दे रहे हैं ये बात। अभी तो ये सोचो बेटा कि 4 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे होगी। बहुत सोचने के बाद कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब शांति जी ने अपनी बहू से उनके गहने गिरवी रखने की बात कही। 4 लाख रुपए का और कोई दूसरा जरिया नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों बहुओं के गहने गिरवी रख देते हैं और जब हम जमीन मिल जाएगी तो वो जमीन को बेचकर बहुओं के गहने छुड़ा देंगे। ठीक है माँ जी, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ। मधुबाला के गहने तो यही रखे हुए हैं घर में, लेकिन रजनी बहू के गहने तो वहीं शहर में रखे हुए हैं। बेटा नवीन, तुम आज ही शहर जाओ और गहने लेकर आ जाओ। माँ जी, ये गहने वाले गिरवी रखना जरूरी है क्या? अरे इस बीच में किसी का कोई कार्यक्रम हो गया तो क्या हम बिना गहने के जाएंगे? अरे छोटी बहू, ये कैसी बात कर रही हो? अरे वो गहने कोई मैं हमेशा के लिए तो नहीं मांग रही हूँ ना। जैसे ही हमारा जमीन हमें वापस मिल जाएगा तो उस जमीन को बेचकर हम लोग तुम्हारे गहने छुड़वा देंगे। माँ जी, ये काहे के गहने मांग रही हैं आप मुझसे? मैंने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है जमीन जायदाद छुड़वाने का। रजनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? नवीन तू हट, मैं बात कर रही हूँ बहू से। देखो बहुरिया, हम तुम्हारे माता पिता के दिए गहने नहीं मांग रहे हैं, बल्कि शादी के समय जो गहने हमने तुम्हें चढ़ाए थे बस वही गहने मांग रहे हैं, और वो भी हमेशा के लिए नहीं। जैसे ही जमीन का सौदा हो जाएगा तो तुम्हारे गहने छुड़वा कर हम तुम्हें वापस कर देंगे। माँ जी, काहे के गहने? शादी के समय ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरी स्त्री धन है और उस पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है। देखिए माँ जी, मैं वो गहने तो आप लोगों को नहीं दूंगी। मुझसे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना आप लोग। सुनिए जी, मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। जब आपका काम यहाँ से हो जाए तब आप मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी शहर चलने को। ये क्या बदतमीजी है? अरे तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? गहने क्यों नहीं दे रही हो? जब भाभी गहने देने को तैयार हो गई तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया मैं गहने नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। नवीन जाने दे इसे, नहीं चाहिए मुझे इसके गहने। लेकिन माँ, रुपयों की व्यवस्था कैसे करेंगे हम लोग? बेटा अब हमें 4 लाख रुपए की जरूरत है और तेरी भाभी के गहने यदि हम गिरवी रखते भी हैं तो वो 3 लाख रुपए से ऊपर में गिरवी नहीं रखाएंगे। अब हमारे पास और कोई दूसरा जरिया नहीं है। माँ मैं आज ही शहर जाता हूँ और गहने लेकर आ जाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, मुझे बेकार में कलेश नहीं चाहिए। अगर छोटी बहू नहीं देना चाहती है तो मत लाओ उसके गहने। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, मेरी बेटी के पैदा होने की खुशी में मेरे पापा ने मेरी बेटी के नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो मैं कहती हूँ कि हम लोग उसी एफडी को तोड़वा लेते हैं। और सुनिए माँ जी, अगर मेरे गहने आप गिरवी रखेंगी तो बेकार में ब्याज लगेगा और शायद उतने रुपए मिले या ना मिले। मैं तो कहती हूँ कि मेरे गहने बेच दीजिए आप। अगर गहने बेचेंगी तो ज्यादा रुपए एक साथ मिल जाएगा। अरे नहीं बहू, हम तुम्हारे साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते। माँ जी, मुझे गहने से ज्यादा अपने परिवार की खुशियों से मतलब है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे गहने। जिन गहनों को हम बुरे वक्त पर उपयोग नहीं कर सकते वो गहने किस काम के हैं माँ जी? हाँ माँ, मधुबाला ठीक कहती है, हम मधुबाला के सारे गहने बेच देते हैं और मैं अपनी बेटी की एफडी भी तोड़वा लूंगा यदि जरूरत पड़े तो।
अपनी बड़ी बहू की सूझबूझ देखकर तो शांति जी का हृदय गदगद हो गया था। अब शांति जी की नजरों में अपनी बड़ी बहू की और अहमियत हो गई थी। लेकिन अपनी छोटी बहू की ऐसी हरकत देखकर तो शांति जी अपनी छोटी बहू को फुटी आंख पसंद नहीं करने लगी। इस तरह जैसे तैसे रुपयों की व्यवस्था तो हो गई थी। शांति जी की छोटी बहू तो अपने मायके चली गई थी। उसे नहीं मालूम था कि रुपयों की व्यवस्था कैसे की जा रही है। वही रुपयों की व्यवस्था हो जाने के बाद शांति जी के दोनों बेटे बस जमीन को अपने नाम कराने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। बताइए माँ, ऐसे कैसे मैं अपने सारे गहने अपनी सास को सौंप दूं, वो भी गिरवी रखने के लिए? हाँ बेटा, तूने अच्छा किया। अरे वो गहने तेरे हैं, उस पर तेरा ही अधिकार है। तू क्यों अपनी सास को देगी? और ऐसे आड़े वक्त में उन्हें अपनी बहू के गहने बेचने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चढ़ावे पे जो चढ़ा दिया वो तो बहू का हो गया। फिर ऐसे कैसे वो तुमसे गहने मांग सकती है? उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई तुमसे गहने मांगते हुए? दामाद जी अभी तुझे फोन भी करेंगे ना, तो तुझे अपने ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब दामाद जी सारा काम निपटा कर शहर जाने लगेंगे तभी तू यहाँ से जाना, वरना क्या पता शांति जी बहला फुसला कर तुझसे तेरे गहने ले लेगी। नहीं माँ, मैं अपने गहने तो हरगिज नहीं दूंगी। अरे मैं अपनी जेठानी की तरह गवार नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए बेचारी और सबकी नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में अपने सारे धन अपनी सास को सौंप रही है। बेवकूफ मूर्ख कहेंगी। अपनी जमीन वापस लेने के लिए शांति जी के दोनों बेटे जद्दोजहद करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है। माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम लोग बहुत खुश हो क्या? तुम्हारी मेहनत रंग लाई? हाँ माँ, हमारी मेहनत रंग लाई। जमीन हमने आपके नाम पर करवा लिया है। अरे वाह, सच में बेटा? क्या जमीन मेरे नाम पर हो गई है? हाँ माँ, ये देखिए ना, हमने कागजात भी लेकर आए हैं। अरे बेटा, मैं क्या देखूं? मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ? तुम लोगों ने देख लिया, मतलब मैंने देख लिया। माँ, आज तो आप अपने हाथ से पूरन पूरी और गुजिया बनाएंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं? माँ, मुझे छुट्टी लिए काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। हाँ बेटा, जैसे ही जमीन बिक जाएगी तो हम तुम्हें फोन करके बुलवा लेंगे। ठीक है माँ, आज ही हम लोग शहर लौट जा रहे हैं। ठीक है बेटा। दोनों भाई की मेहनत ने रंग लाई। अब जमीन शांति जी के नाम पर हो गया था और शांति जी का छोटा बेटा नवीन वापस शहर चला गया था। लेकिन नवीन की पत्नी तो बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब वो जमीन बिक जाए और उसके पति को बराबर का हिस्सा मिल जाए। लेकिन नवीन अपनी पत्नी के बिल्कुल विपरीत था। उसे धन दौलत का कोई लालच नहीं था। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप पता करते रहना। मेरे ससुराल की जमीन जैसे ही बिके मुझे खबर कर देना। क्या अभी तक मेरे ससुराल की जमीन नहीं बिकी? पूरे 1 महीने से इंतजार कर रही हूँ मैं। नहीं बेटा, वैसे कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कल ही तो मैंने पता करवाया था, अभी तक जमीन बिकी नहीं है। अरे माँ, रोज पता करवाइए ना, क्या पता कि शाम तक सौदा हो गया हो। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ मैं, ये आ गए हैं ऑफिस से। ठीक है बेटा। सुनिए जी, अरे बड़े भैया ऐसे कैसे जमीन का सौदा कर रहे हैं कि अब तक जमीन बिकी नहीं? अरे पूरे 1 महीना हो गया। अरे ये क्या तरीका है? जब जमीन बिक जाएगा तो भैया हमें खुद खबर कर देंगे। तुम रोज रोज एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? मुझे हमारे भविष्य की चिंता है, इसलिए मैं एक ही बात करती हूँ। देखो, तुम्हें हमारे भविष्य की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी कमाई पर्याप्त है हमारे भविष्य के लिए। अरे अभी तो हम दोनों हैं, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनके खर्चे नहीं होंगे? देखो, मैं अभी बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं हूँ। वैसे ही मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपका तो हमेशा यही रोना होता है। जब भी कोई बात करने जाओ तब आप थके हुए होते हो या फिर आपके सिर में दर्द होता है। इन्हें चिंता नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो चिंता है। जैसे ही जमीन बिकेगी बस माँ जी से कह दूंगी जल्दी से 2 बंटवारा कर दो, और उसके बाद तो मैं गांव कभी जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि गांव में मुझे बहुत घुटन होती है। इस तरह शांति जी की बहू तो बस जमीन के बिक जाने के इंतजार में बैठी हुई थी। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। मधुबाला, मधुबाला। क्या हुआ जी? मधुबाला, माँ कहाँ गई? माँ जी तो मंदिर गई है जी। क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। हाँ मधुबाला, हमारी जमीन का सौदा हो गया है, वो भी पूरे 60 लाख रुपए में। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। माँ जी सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ मधुबाला। इस तरह जमीन पूरे 60 लाख रुपए में बिक जाती है और ये खबर जैसी शांति जी की छोटी बहू को लगता है तो वह तो अपने ससुराल वाले के फोन का इंतजार भी नहीं करती और गांव जाने की तैयारी कर लेती है। अरे अब तो जमीन बिक गई है जी, चलिए ना हम लोग गांव चलते हैं। लेकिन अभी तो गांव से फोन भी नहीं आया है। ऐसे इस तरह से जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अरे कैसी बात कर रहे हो जी, वो हमारा अपना परिवार है और अपने घर जाने के लिए क्या फोन का इंतजार किया जाता है? नवीन भी समझ जाता है कि रुपयों की लालच की वजह से उसकी पत्नी गांव जाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन नवीन अपनी माँ के फोन का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर के बाद
नवीन को शांति जी का फोन आता है और वो उसे गांव आने के लिए कहती है। तो नवीन अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी गांव चला जाता है। सच में बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमने तो कीमत 50 लाख रुपए आकी थी, लेकिन वो जमीन तो पूरे 60 लाख रुपए में बिकी है। हाँ माँ, ये तो खुशी की बात है। माँ, मैं नवीन को खेत पर ले जा रहा हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सी जमीन हमारी है। ठीक है बेटा। दोनों भाई खेत की ओर चले जाते हैं, लेकिन इधर शांति जी की छोटी बहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो बस इसीलिए आई थी गांव, ताकि वो अपने हिस्से के रुपए पैसे ले और वापस शहर लौट जाए। वह गांव में रहना ही नहीं चाहती थी। बहू, हमारे घर की खोई हुई खुशियाँ लौट आई है। इस शुभ अवसर पर हमें कुछ अच्छे पकवान बनाना चाहिए। हाँ माँ जी, बताइए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं बहू, तुम रहने दो, बस तुम रसोई में मेरी मदद करवा देना। मैं तो अपने हाथ से आज अपने बच्चों को मालपुआ बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है माँ जी। चलो छोटी, माँ जी की मदद करवा देते हैं। दीदी, मुझसे ये सब ना हो पाएगा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो जो भी खाना हो वो रेडीमेड बुलवा लेती हूँ, लेकिन ये झंझट नहीं पालती घर में बनाने का। मधुबाला, उसे कुछ बोलने की जरूरत क्या है? तुम हो ना मेरे साथ, मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है। इस तरह शांति जी अपनी बड़ी बहू के साथ रसोई में लग जाती है और शांति जी की छोटी बहू अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगती है। लेकिन करीब 1 घंटे के बाद जब शांति जी के दोनों बेटे घर वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि शांति जी तो अपनी बड़ी बहू के साथ रसोई में लगी हुई है। माँ जी, मालपुए भी तैयार हो गए और हलवा भी बन गया है। और क्या बनाना है बता दीजिए। आप 1 घंटे से रसोई में खड़ी हैं, आपके पैरों में दर्द हो गया होगा। माँ, माँ, लगता है मेरे दोनों बच्चे आ गए। हाँ बेटा। अरे माँ, आपकी 2 बहुएं हैं और आप रसोई में लगी हुई थी। अरे बेटा, मैं तो आज तुम लोगों को अपने हाथ से पकवान बनाकर खिलाना चाहती थी। माँ, आप और भाभी लगे हुए हो, रागिनी कहाँ पर है? कहाँ होगी वो? अपने टुनटुने के साथ अपने कमरे में पड़ी होगी। मैं अभी देख कर आता हूँ उसे। अरे ये क्या तरीका है रजनी? उधर माँ और भाभी अकेले रसोई में लगी हुई है और तुम यहाँ आराम से मोबाइल चला रही हो। अरे कुछ दिनों के लिए तो आती हो तुम यहाँ, उसमें भी इतना तमाशा क्यों करती हो? अरे थोड़ी बहुत मदद करवा देती तो क्या तुम घुल जाती? देखिए जी, आप पहले से जानते हैं मुझे ये सब काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग यहाँ अपने हिस्से के रुपए पैसे लेने आए हैं, इसलिए जल्दी से अपने हिस्से के रुपए लो और यहाँ से चलते बनो। वैसे भी गाँव में मुझसे सांस लिया भी नहीं जाता। ओह, शहर जाकर तो तुम बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइशी तो तुम्हारी गांव की है ना। और सुनो, आवाज जरा नीचे करके बात करो, अगर माँ ने सुन लिया तो कैसा लगेगा उन्हें? अरे सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अपना हिस्सा लो और यहाँ से चलते बनो। अपने छोटे बहू बेटे की बात शांति जी बाहर से सब कुछ सुन रही थी। अब शांति जी को भी लगा कि हिस्सा बंटवारा कर देने में ही भलाई है। इसलिए रात को खाना पीना खाने के बाद शांति जी ने अपने 4 बेटे बहू को अपने पास बुलवा लिया। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब इन रुपयों का बंटवारा कर दूं मैं। ठीक है अम्मा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन बंटवारा किस हिसाब से होगा अम्मा? बड़े भैया, इसमें पूछना क्या, 2 हिस्से तो होने हैं ना, आधा इनको और आधा आपको। क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों करूं मैं, और मेरे हिस्से का क्या? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है वो भी तो बता दो। अरे माँ जी, अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप अपने हिस्से का क्या करेंगी? 2 वक्त की रोटी तो खानी है ना। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। अरे तू चुप कर, बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। कौन सा बेटा मुझे रोटी खिलाएगा वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसकी पत्नी रसोई में आने से घबराती हो, गांव में जिसे घुटन होती हो, वो मुझे क्या रोटी खिलाएगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि हिस्से तो 3 ही होंगे। बुढ़ापे में मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर 60 लाख रुपए का 3 हिस्सा कर दीजिए आप। 60 लाख नहीं बहू, सिर्फ 40 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख रुपए तो मैंने खर्च कर लिए हैं। 20 लाख रुपए? माँ जी, 20 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च कर दिए? हाँ माँ, 20 लाख रुपए खर्च कर देना बहुत मायने रखता है। हाँ बेटा, 20 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए गहने बनवाए हैं और 10 लाख रुपए मैंने अपनी बड़ी बहू की बेटी के नाम पर फिक्स किया है। हाय हाय माँ जी, इतना दोगलापन क्यों? क्या दीदी ही आपकी बहू है, मैं कुछ नहीं हूँ? अरे आपने ऐसे कैसे दीदी के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए? 10 लाख रुपए के गहने और 10 लाख रुपए की एफडी। देख लीजिए, ये है आपकी माँ, कैसा दोगलापन कर रही है। क्या इनका एक ही बेटा और एक ही बहू है? हम लोग कुछ नहीं है, हमारे साथ कितना नाइंसाफी कर रही है आपकी माँ। अरे बड़े बेटे बहू को अपने सिर आंखों पर बिठा कर रख रही है, और हम दोनों की तो जैसे धूल के बराबर भी इज्जत नहीं है इस घर में।
अरे दीदी और उनकी बेटी के लिए कितना कुछ कर रही है और मेरे लिए कुछ नहीं। वाह छोटी बहू, आज तो तू दोनों बहुओं में बराबरी की बात कर रही है। भूल गई क्या, जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे। तब तो तुम यहाँ से अपना सारा स्त्री धन लेकर अपने मायके रवाना हो गई थी। क्यों, भूल गई क्या? याद दिलाऊं मैं तुझे? तब यही मेरी बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखने की तो बात दूर, अरे बेचने के लिए मेरे हाथ में थमा दिए। और इतना ही नहीं, इसने अपनी बेटी की एफडी तक तोड़वा दी इस जमीन को बचाने के लिए। तूने क्या किया बोल? और वो एफडी भी हम लोगों ने नहीं करवाई थी, बल्कि बहू के पिता ने अपनी नातन के लिए करवाई थी। फिर भी हमारी बड़ी बहू ने एक बार भी नहीं सोचा उस एफडी को तोड़वाने के लिए। उस समय तो तुम उस स्त्री धन के लिए सारे परिवार को मुसीबत में छोड़कर अपने मायके भाग गई थी। और वैसे भी कौन सा वो तुम्हारे गहने हैं? तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा बनाकर तुम्हें दिया था? वो गहने तो हमारे ही चढ़ाए हुए थे ना। तुमसे मैं वही गहने तो मांग रही थी जो मैंने तुम्हें शादी के समय चढ़ाए थे, लेकिन उस समय तो तुम डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि वो तुम्हारा स्त्री धन है और वो धन तुम हमें नहीं दोगी। फिर अब काहे की मुंह जोरी है तेरी? अरे इन रुपयों पर ना सिर्फ इन दोनों माँ बेटी का हक है, तेरा नहीं। वैसे भी तुम कौन होती हो हिसाब लेकर बराबर बंटवारा करवाने वाली? ये जमीन तो मेरे पति की है ना, इस हिसाब से ये जमीन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अरे मेरी मर्जी, मैं किसे रुपए दूं या किसे ना दूं। तुम कौन होती हो सामने से बंटवारा करवाने वाली? अरे आप बैठे बैठे देख क्या रहे हैं? कुछ कहिए ना अपनी माँ से। मेरी माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। परिवार योगदान से चलता है रजनी, तेरा मेरा करने से नहीं चलता। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम मेरा धन कर रही थी, और अब तुम यहाँ हिस्सा लेने की बात कर रही हो, वो भी तुम्हें बराबर का हिस्सा चाहिए। याद रखना रजनी, हक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तो फिर तुम फ्लैट कैसे ले पाओगे शहर में? भूल गई क्या, हमें फ्लैट लेना था। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास रुपए पैसों की बंदोबस्त हो जाएगा तब मैं खुद खरीद लूंगा। माँ, इन रुपयों पर सिर्फ आपका अधिकार है, आपकी मर्जी, आप किसे क्या कितना देना चाहती हैं। मैं इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हाँ माँ, चाहे रुपए आप मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब तो जैसे रजनी की बोलती बंद हो गई थी, जब पति ही रुपए पैसे लेना नहीं चाहता तो वो क्या कर सकती थी। अब रजनी ने भी सोचा कि जितना मिल रहा है चुपचाप उतना रख लो, नहीं तो क्या पता इतना भी उसके हिस्से में नहीं आएगा। रजनी ने सोचा कि उठापटक करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा तो कोर्ट भी उसे नहीं दिलवा पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर रजनी थक जाती है और खुद ही चुप हो जाती है। शांति जी ने 40 लाख रुपए का बंटवारा कर दिया, जिसमें 15 लाख रुपए अपने बड़े बेटे को और 15 लाख रुपए अपने छोटे बेटे को और 10 लाख रुपए अपने नाम पर जमा कर लिया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।